हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम कंप्लीट फिजिक्स को एक ही घंटे के अंदर सारे फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसी वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को एक घंटे का वीडियो आप देखने के बाद आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बच्चों हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और पूरा पेपर है वो इसी वीडियो से फंसने वाला है और इस वीडियो में जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो किसी न किसी सेट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और ये हर पेपर में 7 सेट होते हैं। 7 सेट में से किसी न किसी एक सेट में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में थोड़ा सा फर्क होता है, उस फर्क को आपको याद रखना है। और ये जो यहाँ पर हमने जो हेडिंग दे रखी है उसमें अच्छी निरक्षीय दोनों को मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर क्योंकि आपका बन चुका है और पेपर में ये 100% देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों के से बना है, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है। यह एक ऐसा माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, इसमें ये जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो चित्र है बिल्कुल आपको ऐसा ही एक चित्र बनाना है, क्योंकि चित्र से एग्जामिनर काफ़ी खुश हो जाता है और एग्जामिनर को लगता है बच्चे ने भले ही उसमें कुछ भी ना सही सलामत से लिखा हो, बट उसका चित्र देखने के बाद एग्जामिनर उसको पूरे में पूरे नंबर देखता है, क्योंकि चित्र ही इसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। जो चित्र आप बनाते हैं वही आपको लिखना पड़ता है कि चित्र में आपने क्या किया है। ठीक है, तो इसमें आपने देखिए पहले एक तो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 2l है। ठीक है, परावर्तन k है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसका जो मध्य बिंदु O है, उस मध्य बिंदु O से दूरी r मीटर है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जो बिंदु O है उससे दूरी r मीटर पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र से स्पष्ट है कि P की आवेश प्लस Q से दूरी AP जो है वो बराबर होती है R माइनस एल के, तथा आवेश माइनस Q से दूरी BP बराबर R प्लस एल के है। यदि इन आवेशों के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 तथा E2 हो तो, ठीक है, E1 तथा E2 हो तो आप देख लीजिए, यदि E1 है तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कोष्ट इंटू कोष्टक Q अपॉन AP स्क्वायर, अर्थात दिशा जो है वो A से P की ओर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और जो हमने AP लिया था वो AP बराबर लिया था हमने R माइनस एल। ठीक है, तो उसको हमने लिखने के बाद R माइनस एल का होल स्क्वायर Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तथा E2 बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कोष्टक Q अपॉन BP का होल स्क्वायर, और जो अपने BP लिया था वो कितना लिया था R प्लस एल, तो BP की जगह पर क्या रख देंगे, R प्लस एल रख देंगे। तो चूँकि E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में है, अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इनके अंदर के बराबर होगी। ठीक है, अंदर की ओर बराबर होगी। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अर्थात जो E1 है और E2, क्योंकि जो E1 और E2 है, जो E1 है वो बड़ा है E2 से, तथा यह A से P की दिशा में होगी। ठीक है, अतः
बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε के इंटू क्यू डैश अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो 1/4πε इंटू क्यू जो कि कॉमन है उसको हमने कॉमन ले लिया। तो इसके बाद हमने एलसीएम जो है आर माइनस एल और आर प्लस एल का एलसीएम ले लिया। तो उसका एलसीएम लेने के बाद ऊपर उसका गुणा हो गया। ये तो आपको नॉर्मली है, इसको आपको कर लेना गुणा। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग बायो के स्टूडेंट हैं, वो भी इसको भली बात समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर जो बनता है 1/4πε के इंटू क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 1/4πε के कोष्टक 2 कोष्टक क्यू इंटू 2L इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्यू इंटू 2L जो है वो पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, अर्थात हम ई बराबर लिख सकते हैं 1/4πε के 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। यदि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है अर्थात एल जो है इतना नगण्य है आर से, तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोटा मानते हुए अत्यधिक दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र बनता है वो है बनता है ई बराबर 1/4πε के इंटू 2p अपॉन आर क्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है वो वैद्युत क्षेत्र, अब हम बात करते हैं इस पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक पे। तो निरक्षीय स्थिति के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो सूत्र है वो आपको याद रखना है, कि इसका जो सूत्र है वही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ई बराबर 1/4πε के इंटू पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए वो है गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। जो गॉस का नियम है ये पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको किस प्रकार लिखना है, गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/4πε0 गुना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, जहाँ ε0 जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु पी ओ पर, जो बिंदु ओ है उस पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव, जो लघु क्षेत्रफल जो अवयव है वो डी ए है, जो आपको चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस चित्र को आप देखिए, इस चित्र को, तो जो ये चित्र है इसको ही आपको ऐसा ही चित्र एक बनाना है और चित्र से काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चे को पूरा पता हुआ है। ठीक है, माना ओपी बराबर आर तथा लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जो डेल्टा डी फाई ई है वो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर है, अर्थात ई डी एस कॉस थीटा है। परंतु बिंदु पी पर ई बराबर 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तब डी ई बराबर हो जाएगा Q/4πε इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है वो डी डब्ल्यू के है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा, ठीक है, वो यही हो जाएगा। ठीक है, जो मेन सूत्र है इसका वो ये है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो ऊपर दिया गया। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की व्यापक स्थिति के कारण विभव। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम एक बार देख लेते हैं। ये रहा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट संधारित्र। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको आपको जरूर देख लेना है। समांतर प्लेट संधारित्र एवं संधारित्र का समायोजन C बराबर हो जाएगा, जो सूत्र है वो आपको आगे बताने वाले हैं। तो इसमें पहले परिभाषा आपको लिखनी होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। प्लेट संधारित्र दिखाया गया है जिसमें मुख्यतः धातु की लंबी व समतल दो प्लेटें X व Y होती हैं। जो आपको चित्र नीचे देखने को मिल रहा है, यही चित्र को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया हुआ है, चित्र को पूरा बताया गया है। तो प्लेट संधारित्र दिखाया गया है जिसमें मुख्यतः धातु की लंबी व समतल दो प्लेटें X व Y होती हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी रखी हैं। इन समांतर प्लेटों के बीच वायु के
स्थान पर कोई विद्युत रोधी माध्यम परावैद्युतांक के भरा है। समतल प्लेटों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर 2 तथा उनके बीच की दूरी d मीटर है। तब प्लेटों x को प्लस q का आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण जो प्रेरण उत्पन्न होता है उसके कारण प्लेट y के अंदर की ओर, जो प्लेट y है उसके अंदर की ओर माइनस q आवेश तथा बाहर की ओर प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी हुई है अतः इसके बाहरी तल पर प्लस q आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, अतः प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और लगभग सभी जगह क्षेत्र की तीव्रता समान हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन वो आपको कैसे लिखना है पेपर में, तो वो भी आप देख लीजिए। वो भी आप देख लीजिए। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर q अपॉन a। प्लेटों के बीच की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर f सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन बराबर k एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता है। तो इसका जो सूत्र है, आपको डायरेक्ट सूत्र लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। तो इसका जो सूत्र बनता है पूरा वो C बराबर k एप्सिलॉन A अपॉन d होता है, जो फैरेड के बराबर होता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और जो आपको परिभाषा याद रखनी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपके स्क्रीन पर धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। जो धारा और अनुगमन वेग है इसमें क्या संबंध है, इसकी सहायता से ओम के नियम का निगमन कीजिए। ओम का नियम, ठीक है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो धारा और अनुगमन वेग में संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, माना किसी धातु में किसी स्थान से t सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाने वाला कुल आवेश q है तथा तब धातु में वैद्युत धारा जो है I बराबर Q अपॉन T है, जो समीकरण नंबर 1 है। माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तब उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n व इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। तब 1 सेकेंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो n a vd हो जाएगी। जो vd है वो क्या है यहाँ पर वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ vd जो है वो अनुगमन वेग है। ठीक है, और t सेकेंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाला, जो t सेकेंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी n a vd इंटू टी, तथा t सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा जो हो जाएगी वो q बराबर n a v d इंटू टी इंटू ई हो जाएगी, जहाँ ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो q का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है I बराबर n e a b d, जो कि समीकरण नंबर 2 है। यही जो है वो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध है वो I बराबर हो जाएगा n e a b d। ठीक है, n e a b d।